हाय बच्चों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और आज मैंने शुरू किया है बिहार बोर्ड का प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। और आज का पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक संख्या। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो नंबर प्रश्न कहता है कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। दोनों इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हाँ, किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण का अर्थ होता है जो संख्या माइनस में हो, संख्या को शामिल प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य समेत ऋण का मतलब होता है जो संख्या माइनस में हो, संख्या को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, पूर्णांक होगी। तो इसमें से कोई नहीं होगी। बताइए इसका क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा पूर्णांक होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? पूर्णांक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं? कहता है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं? होगा, नहीं होगा, ए बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा हाँ, होगा। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, 5 नंबर कहता है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह यानी कि संग्रह शून्य समेत को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4, ये चलता रहेगा। तो इसमें कहता है अगर यदि आगे में 0 लगा दें तो अब इस संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगर पूर्णांक ए बी पूर्ण रूप से विभाज्य है तो ए को बी का क्या कहेंगे? कहता है बी जो है ना, ए से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ये जो बी है ए से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो बी का ए को क्या कहेंगे? भाज्य, शेषफल, अपवर्त्य, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 7 नंबर प्रश्न,
क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? हाँ, नहीं, ए बी दोनों इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जीरो किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कहता है 8 नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांकों के मोसो निकालने के लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों के मोसो निकालने के लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का लोसो निकालने के लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का मोसो निकालने के लिए, तीन धनात्मक पूर्णांकों का मोसो निकालने के लिए, तीन धनात्मक पूर्णांकों का लोसो निकालने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा बी, दो धनात्मक पूर्णांकों का मोसो निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म प्रयोग करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों के मोसो निकालने के लिए। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नौ नंबर प्रश्न कहता है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q का रूप 2q रूप का होता है, q धनात्मक पूर्णांक है। 3q रूप का होता है, q धनात्मक पूर्णांक है। 3q माइनस 1 का होता है, q धनात्मक पूर्णांक है। 2q प्लस 1 के रूप का होता है, q धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 2q प्लस 1 के रूप का होता है और q धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए। सभी उत्तर ठीक हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। तो ए नंबर इसका सही जवाब होगा। ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। फिर से दोबारा पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा इस जगह ए, छो के जगह पे यहाँ हो जाएगा बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाज्य होगा केवल a, केवल b, a b दोनों इसमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। इसका सही जवाब क्या होगा? ए बी दोनों। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक और d इंटू सी से छोटा है d और भागफल तथा शेषफल जहाँ 0 से छोटा r, r से छोटा d, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? q बराबर सी डी प्लस आर, c बराबर डी क्यू प्लस आर, d बराबर सी क्यू प्लस आर, r बराबर सी डी प्लस क्यू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा c बराबर डी क्यू प्लस आर। सी बराबर डी क्यू प्लस आर। बी नंबर इसका
सही जवाब हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ सी होगा, सी और डी ब्रैकेट शुरू, सी से छोटा डी, तो HCF क्या होगा अगर शेषफल 0 हो? डी होगा, डी होगा, सी होगा, आर होगा, सी डी होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा डी, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है √18 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा? √3 होगा, √22 होगा, √6 होगा, √18 होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट आंसर दीजिए। अठारह नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, √22 होगा। संख्या को कहता है परिमेय संख्या को P/Q होगा, यहाँ बीच में P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 के जगह पे Q होगा। Q बराबर नहीं है 0, तो नहीं होगा आंसर, हाँ होगा आंसर। ए और बी दोनों होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 नंबर का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा? नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सत्य कथन पहचानें। एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के गुणनफल परिमेय संख्या होती है। बी नंबर कहता है सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम और परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या है। या विवरण नियम x × y + z बराबर xy + xz वो परिमेय संख्या का समुच्चय में लागू है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में किस पे परिकलित करने की तकनीक है? लोसो यानी कि लघुत्तम समवर्तक, मोसो महत्तम समवर्तक, भागफल, शेषफल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोसो। पहले भी इस तरह का सवाल ऊपर कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोसो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है दो संख्या a और b का लोसो 36 तथा मोसो 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो और का के जगह पे यहाँ पर a होगा। a का मान ज्ञात कीजिए। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 1 होगा? सही जवाब दीजिए। तो 22 नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 5, 15, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका 5, 15 और 20 का एक बार लघुत्तम समवर्तक निकालिए, एक बार महत्तम समवर्तक, और उसका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? 9:1 होगा, 11:1 होगा, 4:3 होगा या 12:1 होगा? चलिए फटाफट आंसर निकालिए। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा 12:1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है अगर x एक भाज्य संख्या को p1 p2 p3 pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो p1 p2 pn को कैसी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा अभाज्य संख्या। क्या होगा सही जवाब? अभाज्य संख्या। पच्चीस नंबर प्रश्न कहता है 4 के पावर n, यहाँ पर पावर क्या है? n। 4 पर पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 के अलावा कौन सी अभाज्य संख्या के रूप में गुणनफल के रूप में होना चाहिए? फिर दोबारा पढ़ते हैं। 4 के n शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में आनी चाहिए? बताइए कौन सा? 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या कोई नहीं? क्या आना चाहिए बताइए, जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा सी। 2 के अलावा क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अगर यदि आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो समझ पा रहे होंगे। 26 नंबर प्रश्न कहता है यदि प्रथम इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 13,986 अभाज्य संख्या के योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे? 6 से, 8 से, 4 से, या कोई नहीं? किससे होगा? जवाब दीजिए, किससे होगा? किससे भाज्य होगा? 13,986 6 से भाज्य होगा, 8 से भाज्य होगा, या 4 से भाज्य होगा? छब्बीस नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, ये 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 27 कहता है अगर p और 2 अभाज्य संख्याओं में रूट PQ क्या है? रूट PQ क्या है? एक PQ क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। 10 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा। क्या होगा? कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना होता है? सबसे छोटी 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो भी कितना होता है? 2। 2 दूनी 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, 4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। क्रमिक सम संख्या 1 2 क्रमिक संख्या हुआ। 1 और 2 का अगर यदि HCF निकालेंगे तो इन दोनों का खंड करके एक दोनों में 1 आएगा। दोनों में समान रूप से 1 आएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1। 30 नंबर
30 नंबर कहता है अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से एक होता है, 100 होता है, अनेक होता है, शून्य होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ना तो 1 होता है, ना तो 100 होता है, ना तो शून्य होता है, ये अनेक होता है। क्या होता है? अनेक होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 8 है, 9 है, 11 है, 15 है। क्या होगा सही जवाब? बताइए। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। तो 11 किसी और से नहीं कटेगा, सिर्फ 11 से ही कटेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। तो हम लोग जानते हैं 29 में किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 29 सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? तो 625 को आप लिखिए और उसका खंड कीजिए। खंड करने पर 5 का घात कितना आता है? बताइए। 5 का घात कितना होगा? 5 4 बार आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। तो 34 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 13 और 91 का मोसो है। 13 और 91 का मोसो है। 13 है, 2 है, 7 है, कोई नहीं है। सॉरी। 34 नंबर प्रश्न कहता है 26 और 91 का मोसो है। 13 है, 2 है, 7 है, कोई नहीं है। तो सबसे पहले इधर 26 लिखिए, इसका खंड कीजिए। उसके बाद 91 लिखिए, इसका खंड कीजिए। 2 से 13 बार में खा जाएगा, 7 से 13 बार में खाएगा। तो दोनों में 13 13 आंसर मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13। 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि लोसो ए बी बराबर व्हाट? लोसो ए बी बराबर क्या होगा? मोसो बटे ए बी होगा, लोसो इंटू ए बी होगा, ए गुना बी बटे मोसो इंटू ए बी हो जाएगा। फिर से देखिए, दोबारा बोलते हैं। लोसो ए बी बराबर क्या होगा? मोसो बटे ए बी होगा, मोसो इंटू ए बी होगा, ए गुना बी बटे मोसो इंटू ए बी होगा, या कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी गुना ए बी बटे मोसो इंटू ए बी। ये हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। छत्तीस नंबर प्रश्न कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। मतलब 156 का अगर यदि खंड करेंगे तो उसमें 2 कितनी बार आएंगे? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 बार। कितने बार आएंगे? बताइए। 36 नंबर प्रश्न बताइए। 36 नंबर प्रश्न 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या 2 होगा? क्या होगा? 156 का आप लोग गुणनखंड कीजिएगा और उसमें देखिएगा कि 2 कितनी बार आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह धनात्मक पूर्णांक जो 37 नंबर कहता है एक अथवा स्वयं को भाज्य हो, किस तरह से के पूर्णांक होगा? भाज्य होगा,
भाज्य होगा, सम होगा, अभाज्य होगा, विषम होगा। क्या होगा आंसर? वह धनात्मक पूर्णांक जो एक, ये एक है, अथवा स्वयं को भाज्य हो, किस तरह के पूर्णांक होंगे? भाज्य होगा, सम होगा, अभाज्य होगा या विषम होगा? क्या होगा? इस प्रश्न का कहने का मतलब है, अगर किसी भी संख्या को हम खंड करते हैं तो उसमें से वही संख्या आए, ठीक है, और एक आए गुणनखंड करने पर, तो वो कौन सा संख्या कहलाएगा? भाज्य, सम, अभाज्य। तो इसका सही जवाब अभाज्य होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। दोनों कथन सही है, दोनों गलत दोनों कथन गलत है। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लिखा जा सकता है। 39 नंबर पे चलेंगे। इसको तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये क्या है? किस प्रकार का संख्या? भाज्य संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या? क्या होगा बताइए? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ये भाज्य संख्या है। चलिए 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? बताइए। ये भी सवाल आप लोग बनाइएगा। 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 4 होगा। इसको खंड करना है 37, 50। इसको खंड करके देखिएगा 5 कितनी बार आता है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर चलते हैं। कहता है a/an का मान निम्न में से कौन सा होगा? -n पर पावर a पर पावर -n, n पर पावर -a पर पावर -a। फिर दोबारा पढ़ देते हैं। a/an का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? -n पर पावर a पर पावर -n पर पावर -a पर पावर +a। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा a पर पावर -n। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या के मोस होंगे, 2 होगा, 0 होगा, 1 या 2 दोनों होगा या 1 होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। p q दो अभाज्य संख्या, ठीक है, p q एक दोनों अभाज्य संख्या और महत्तम समावर्तक बताइए कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 होगा। काहे कि अभाज्य संख्या है तो दोनों में खंड नहीं होगा, तो दोनों जैसे अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, 7, इसका खंड करेंगे तो 1 से खाएगा, दोनों कितना से खाएगा? 3 से खिलाइए एक बार में, 7 से खिलाइए एक बार में, दोनों में 1-1 मिल रहा है, तो इसका सही आंसर 1 होगा। 43 नंबर पर चलते हैं। a+√d परिमेय कार्य गुणक है a-√d, a/√d, a+√b, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? 43 नंबर। तो इसका सही जवाब होगा a-√b। अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है यदि a+√b बराबर c + d तो a और c में क्या संबंध है? a और c में क्या संबंध है? a बराबर c है, a बराबर नहीं c है, a से छोटा c है, c से छोटा a है। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा a बराबर c है। a बराबर क्या है? c है। 45 नंबर सवाल।
इसको तो आप लोग खुद कर लेंगे। कहता है 3, 2, 5, 32, 2, 5 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? महत्तम समावर्तक कितना होगा? 90 होगा, 1800 होगा, 2700 होगा या 30 होगा? कितना होगा? एक बात, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। 3 पर पावर 3 होगा, सॉरी 3 पर पावर 3 है, और इधर 3 पर ये जो है ये 2 नहीं है, यहाँ पर 3 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 90। टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है संख्या a पर पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा? शून्य पर समाप्त होगा। n बराबर -2, n बराबर 0, n बराबर वो परिभाषित, ऐसा कोई संख्या n नहीं। बताइए क्या होगा? 46 नंबर का सही जवाब बताइए। चालीस का सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब डी होगा। ऐसा कोई संख्या n नहीं है जो शून्य पर समाप्त करेगा इसे। 47 नंबर कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा बिंदु पर प्रारंभिक स्थान कब मिलेंगे? तो आप लोग जानते हैं ऐसा सवाल चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 3 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? सैंतालीस का सही जवाब होगा 15 घंटा। आप लोग लघुत्तम निकालिएगा तो इसका सही जवाब होगा 15। अगले सवाल पर चलते हैं, फिर वही सेम सवाल है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगते हैं तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब आएंगे? बताइए। 6 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे, कितना समय के बाद जो है वह फिर प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा डी। 24 घंटे के बाद जो है सभी प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15 है, 15 है, 23 है, 23 है, 12 है, 75 है। कितना होगा इसका सही आंसर? अभाज्य संख्या 23 है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है यदि 65 तथा 117 165 n - 117 के रूप में है तो मान होगा 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। इसका सही जवाब क्या होगा? 2। बी नंबर सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है। कहता है 2, 10, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात बताइए। 2, 10, 20, इसका एक बार लघुत्तम और एक बार महत्तम निकाल लीजिएगा और बताइएगा इसका क्या होगा। 1:10 होगा, 10:1 होगा, 4:3 होगा या 11:1 होगा? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बी। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और